Hello students, welcome to Ivan IQ. In today's video, we are going to learn about the chapter 2 which is acid, base and salt of class 10. So let's put the heading acid, base and salt. Heading तो ऐसे ही आ जाएगी, ये लो. अब अपन पुरानी क्लासेस में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और अपन को ये भी पता है कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, बेस का टेस्ट क्या होता है, लिटमस पेपर पे कैसे टेस्ट होते हैं और ये सब. अब इनके केमिकल फॉर्मूले पढ़ने हैं. जैसे केमिकल फॉर्मूला कि एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कोई केमिकल को देख के पहचान सकते हैं कि एसिड है कि नहीं है, या फिर पीएच टेस्ट क्या होते होंगे और एसिड का यूज कहाँ होता है, बेस का यूज क्या होता है. तो इस चैप्टर में मेनली अपन को ये सब पढ़ना है कि एसिड जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ है, बेस जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ है और सॉल्ट कहाँ कहाँ पे है. तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन जो पुरानी क्लासेस में हो चुका है वो देखते हैं कि टेस्ट के हिसाब से कैसे थे. तो एसिड जो थे ना वो टेस्ट के हिसाब से थे सार, ठीक है. तो सारे टेस्ट जो होते हैं वो एसिड होते हैं. फिर बेस, बेस होते हैं बिटर, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर. और सॉल्ट होता है न्यूट्रल. तो इनको एक बार हटा देता है तो अपन का मेन अभी लेता है एसिड और बेस. सॉल्ट इनका कॉम्बिनेशन होता है. तो एसिड का टेस्ट के हिसाब से अगर अपन करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये सार इन टेस्ट होता है. बेस का टेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये बिटर इन टेस्ट होते हैं. अब ऐसी चीजें जो अपन को देखते ही बता दे कि एसिड है कि बेस है, उनको बोलते हैं इंडिकेटर. तो इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल होता है या ऐसा कोई कंपाउंड होता है जो अपन को हेल्प करता है कि वो कंपाउंड एसिड है कि बेस है, ठीक है. अब इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिकेटर क्या है, क्या कैसे होते हैं और ये सब. आपको एक इंडिकेटर तो पता होगा जो अपन को हेल्प करता है कि पहचानने में कि एसिड है कि बेस है. उस इंडिकेटर का नाम होता था लिटमस. तो लिटमस क्या है, वो अपन को एक ऐसा कंपाउंड है जो हेल्प कर रहा है कि एसिड है कि बेस है इसको फाइंड करने में. तो अपन हेडिंग पुट करते हैं इंडिकेटर. नई स्लाइड लेते हैं, ठीक है. तो अपन अब ले रहे हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर होता क्या है, तो अपन पहले डेफिनेशन लिख देते हैं. सो द कंपाउंड्स, राइटिंग के लिए क्षमा, ठीक है. द कंपाउंड्स व्हिच हेल्प्स टू डिसाइड अ पर्टिकुलर केमिकल टू बी एसिड और बेस. ठीक है. ऐसे कंपाउंड जो हेल्प करते हैं कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को डिसाइड करने में कि वो एसिड है कि बेस है, उनको अपन बोलेंगे इंडिकेटर. तो इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही अपन को हेल्प करेंगे फाइंड करने में कि एसिड है कि बेस है, ठीक है. अब इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते होंगे और कुछ सिंथेटिक भी होते होंगे. तो वो उनको देखते हैं कि इंडिकेटर कितने टाइप के हैं. तो इंडिकेटर को क्लासिफाई करते हैं. पहली कैटेगरी नेचुरल, ठीक है. नेचुरल जो जनरली अपन को नेचर में ही मिल जाते हैं. जैसे एग्जांपल है लिटमस. लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है. लिटमस एक बार नाम लिख देता हूं. ये नेचुरल क्यों है, केमिकल क्यों नहीं है, तो लिटमस जो होता है ना वो लाइकेन से बना हुआ है. लाइकेन होती है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करती है. एक थैलोफाइटा प्लांट पढ़ा होगा ना आपने 9th में, किसको ही याद है, ठीक है. प्लांट किंगडम होता था, उसमें कैटेगरी होती थी थैलोफाइटा. उस थैलोफाइटा कैटेगरी का लाइकेन होता है और उस लाइकेन से ये बनता है. तो एक तरीके से डाई होती है, पर्पल डाई होती है लाइकेन की, और उससे अपन ये लिटमस बनाते हैं. तो तभी ये नेचुरल है. तो इसका नेचुरल कलर क्या होता है, तो नेचुरल कलर होता है इसका पर्पल. पर्पल डाई होती है उससे बनता है, ठीक है. तो लिटमस का नेचुरल कलर होता है पर्पल. ये नेचुरल क्यों है, क्योंकि लाइकेन से बना हुआ है. लाइकेन क्या होता है, थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है. अब ये सब तो अपन को पता है. पुरानी क्लास में मैंने पढ़ा है कि अगर मैं लिटमस पेपर को एसिड में डालूंगा तो उसका कलर हो जाता है रेड. तो एक बार यहाँ पे चेंजेस लिखते हैं. तो एसिड टर्न्स इनटू रेड. लिटमस अगर अपन एसिड में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड. अब बेस की बात करते हैं. तो बेस का क्या होगा, अरे अलग अलग जगह लिखेंगे तो बोर्ड भरेगा ना, बोर्ड भर रहा है. तो बेस हो जाता है ब्लू. तो एसिड जो होता है वो हो जाता है रेड कलर का. अगर अपन लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर हो जाएगा पर्पल से रेड, और बेस में अपन लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो हो जाएगा ब्लू. तो
बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ए फॉर एसिड, आर फॉर रेड, कोई जमा नहीं पर कोई बात नहीं। बी से तो ये जम रहा है तो अपन ऐसे याद रखेंगे कि बी फॉर बेस होता था तो बी फॉर ब्लू होता है तभी। तो बेस से हो रहा है ब्लू और एसिड से हो रहा है रेड, ठीक है। तो लिटमस पेपर अगर एसिड में जाएगा तो उसका कलर हो जाएगा रेड, और लिटमस पेपर अगर बेस में जाएगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके ये सब वन वर्ड्स में आएंगे कि लिटमस पेपर कौन से प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, लाइकेन क्या होता है, पर्पल डाई किससे रिलेटेड है, तो मतलब लिटमस का ही घूम फिरा के कुछ क्वेश्चन देंगे। तो ये जो चीज है ना इतनी सी, इसमें से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू और इन सब बेस पे, एनटीएससी वाले के लिए भी और केवीपी वाले के लिए भी। अब अपन लिटमस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई बेस है, नई स्लाइड लेते हैं, पेपरों की कमी नहीं है, पेपरों की कमी नहीं है, ठीक है। ये कोई बेस है, कोई भी बेस है, अभी तो हमको नाम पता नहीं है। अब इसमें मैंने डाला लिटमस पेपर, ठीक है। इसका पहले कलर था ब्लू, कहीं ना कहीं है कलर चेंज करवा के आया था, तो इसका कलर है ब्लू। अब मैंने इसको बेस में डाला है, तो बेस में जाने के बाद में इसका कलर क्या होगा बताइए, ठीक है। सोचा होगा थोड़ा बहुत। अब अपन अभी पढ़ा कि लिटमस पेपर को अगर अपन बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाता है चेंज ब्लू में। अब पहले से ही ब्लू है तो और क्या चेंज होगा, तो इसमें कोई भी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। अब इस लिटमस पेपर को निकाला, ब्लू कलर का ही है ये, दिख रहा है, देखिए कैसे है। यहाँ पे नई स्लाइड लेंगे, ये है अब एसिडिक सॉल्यूशन, कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, अभी अपन को नहीं पता एसिड के नाम। ये डाला अपन लिटमस पेपर, कौन सा कलर था इसका, ब्लू, ब्लू, ठीक है। अब इसका कलर क्या चेंज होगा, तो अपन ने पढ़ा है कि लिटमस पेपर को कभी भी अपन एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, पर अभी ये ब्लू कलर का चेंज हो रहा, तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, सोचा था क्या, तो ये हो चुका है रेड में। तो लिटमस पेपर का कलर ऐसे चेंज होता है, तो अपन एसिड में डालेंगे तो कलर हो जाता है रेड, और बेस में डालेंगे तो कलर हो जाता है ब्लू, कलर चेंज करता है ये, है क्या वो उसको बोलता है अपने असली कलर दिखाता। तो ये हो गया एसिड का और बेस का भी अपन ने देख लिया। तो लिटमस पेपर में ये चेंजेस होते हैं एसिड और बेस के। लिटमस पेपर कैसा इंडिकेटर है, तो वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब अपन इंडिकेटर्स का वापस आते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या चल रहा था, टॉपिक से भटक जाते हैं, ठीक है। क्लासीफाई कर देते हैं। पहला आता है नेचुरल, जो नेचुरली होते हैं, जो नेचुरल स्टेट में ही अकर करते हैं। सेकंड आता है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या केमिकल, सिंथेटिक और या आर्टिफिशियल और केमिकल। थर्ड आता है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। नेचुरल अभी अपन ने पढ़ा कि जो नेचुरली अकर करेंगे उसका एग्जांपल है लिटमस, ठीक है। और एग्जांपल बताओ कोई, तो टर्मरिक होता है ना, आप कभी भी हल्दी वाली कोई चीज खाते हो ना और कपड़ों पे गिर जाती है तो येलो कलर की हो जाती है, जैसे ही उसको सोप सॉल्यूशन से धोते हैं तो वो थोड़ी सी रेड हो जाती है, कलर चेंज हो गया। उसका मतलब जो सोप सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक, बेसिक में टर्मरिक को डाला तो उसका कलर रेड में चेंज हो गया, थोड़ा सा मतलब ब्राउन पर्पलिश रेड होता है वो, तो वो कलर चेंज कर रहा है। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल एग्जाम्पल है। हल्दी है, ये हल्दी, हल्दी की सब्जी जो खाता होगा उसको पता होगा, गिरती तो होगी उसकी वजह से। तो ये हो गया लिटमस, ये हो गया टर्मरिक। अब अपन आते हैं सिंथेटिक केमिकल इंडिकेटर भी होते हैं, जो अपन मैन मेड है, अपन मैन मेड नहीं है, अपन भी मैन मेड ही है, पर उसको बनाते हैं लैब में तो उसको बोलेंगे केमिकल वाले। और केमिकल के एग्जाम्पल क्या क्या है वो देखते हैं। केमिकल के एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखूं कि अलग जगह लिखूं, अलग जगह लिखते हैं, ठीक है। केमिकल इंडिकेटर थोड़ी बहुत इसमें पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर अपन की बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनके चेंजेस क्या क्या होते हैं एसिड और बेस में वो भी हैं, तो अपन उन्हीं को पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर हमको 2 ही दिए, तो हम 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एक है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये है एक केमिकल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर है तो इसका मतलब ये फाइंड करेगा, हेल्प करेगा अपन को एसिड और बेस पहचानने में। अब एसिड में क्या इसका चेंज रहेगा और बेस में इसका क्या चेंज रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले एसिड, तो अगर अपन मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे
तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा पिंकिश रेड, पिंकिश है ये, ठीक है। एसिड के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो इसका कलर हो जाएगा पिंकिश रेड, रेड कलर ही है, मतलब एसिड का कलर, बेस कलर रेड होता है तो ये रेड ही होता है, थोड़ा सा लाइट रेड होता है, पिंकिश रेड। और बेस में डालेंगे तो क्या होगा, तो बेस में इसका कलर हो जाता है येलो, येलो 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 येलो, ठीक है, येलो, ठीक है। तो अब ये हो गया, एसिड के अंदर कलर होता है पिंकिश रेड, बेस में डालेंगे तो येलो। मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर के हिसाब से याद रखना कि मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करेगा एसिड में डालेंगे तो, बेस में डालेंगे तो क्या होगा। तो ये हो गया एसिड में, ये हो गया बेस में, मिथाइल ऑरेंज के चेंजेस। मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है, तो एक केमिकल इंडिकेटर है और ये आर्टिफिशियल है, मतलब लैब में बना हुआ है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। सेकंड आता है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, ठीक है। फिनोप्थलीन है क्या, तो फिनोप्थलीन खुद ही एक कलरलेस लिक्विड है, पानी जैसा होता है, एकदम कलरलेस है बिल्कुल, ठीक है। अब एसिड के अंदर फिनोप्थलीन अपन ऐसे लेते हैं, आपको बहुत सारे लैब में एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, आप जाओगे ना 12th में, परेशान कर देंगे, टाइट्रेशन करवाते हैं, ड्रॉप गिराते रहते हैं, ऐसे करके पता नहीं क्या होता हो। तो ये अपन ने फिनोप्थलीन भर दिया इसमें, ये एक है बीकर वीकर है, ये कलरलेस लिक्विड है। तो टाइट्रेशन वाइट्रेशन तो आगे वाली क्लासेस में, अभी अपन 10th में। तो ये कलरलेस लिक्विड है। अब इसमें अपन ने मान लिया कि अपन ने एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली, ठीक है। तो एसिड डाला अगर मैंने, तो एसिड के अंदर क्या चेंजेस होंगे, तो कलर चेंज होगा, होगा ही नहीं, ठीक है, कलरलेस, मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा। तो अगर अपन फिनोप्थलीन में एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड पे आता है बेस, बेस में आएगा जैसे ही है। अब अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, क्या ड्राइंग बन रही है। ये अपन अब डाला है बेस, ये बेस आ रहा है, बेस में जैसे डालेंगे ये कलरलेस था, जैसे ही बेस डालेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें, पिंक में, रंग बदल देता है ये पिंक में। तो ये हो गया पूरा। तो एसिड के अंदर कलरलेस ही रहेगा, बेस के अंदर क्या होगा, तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये होता है मेन चेंजेस फिनोप्थलीन के। फिनोप्थलीन क्या है, एक केमिकल इंडिकेटर होता है, केमिकल इंडिकेटर होता है, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, मैन मेड भी बोल सकते हैं। और एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, बेस के अंदर पिंक कलर का हो जाता है। तो ये मेन थे ऑब्जर्वेशन इंडिकेटर्स के। तो अपन ने दो देख लिए, पहला देखा था नेचुरल, जो नेचुरल अकर करेंगे। सेकंड देखा है केमिकल वाले, केमिकल के दो एग्जांपल देखे, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। वो बनाते हैं थर्ड पे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और वन वर्ड के हिसाब से पूछेंगे या फिर डेफिनेशन ही पूछ लेंगे। तो थर्ड था योल्फैक्टरी, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थर्ड कैटेगरी है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होंगे, तो ऑल फैक्ट्री वर्ड कभी भी आएगा ना, तो उसका समझ आना कि ये स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री वर्ड ही मतलब इसमें मीनिंग ही, अगर मीनिंग की डेफिनेशन में देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं स्मेल वर्ड आ रहा होगा, तो ये स्मेल से रिलेटेड है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल चेंज हो जाएगी एसिड आने पे या बेस आने पे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स होगी और ऐसे चेंज हो रहे होंगे, तो उनको अपन बोलेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सिर्फ स्मेल रिलेटेड है। जैसे कोई कोई ब्लाइंड होता होगा तो उसको ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रही है या फिर क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर काफी हेल्पफुल होंगे। तो जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं उसमें एसिड और बेस निकालने के लिए उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से बताते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अभी आ गया फर्स्ट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जाम्पल दो। तो पहला एग्जाम्पल है अनियन, ठीक है। अनियन की स्मेल बिल्कुल चेंज आती है एसिड में भी और बेस में भी, करके देख लेना। सेकंड, क्योंकि स्मेल थोड़ी बता सकता हूँ यहाँ से, आपको थोड़ी आएगी वीडियो में। सेकंड आता है वनीला, वनीला। और थर्ड आता है क्लव, लौंग। ये तो ये होता है मेन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल, ओनियन, वनीला और क्लव, ठीक है। अनियन थर्ड, ये तीन एग्जांपल्स हो गए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना क्या होती है, बुक में है एनसीईआरटी में, तभी अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स है जो स्मेल से ही बता देते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, तो अपन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ स्मेल। तो ये हो गया पूरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल्स भी हो गए। और ये तो इंडिकेटर्स पूरा इतना सा पार्ट है।
पूरे बुक में। तो इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, इंडिकेटर्स केमिकल होते थे, नेचुरल और ऑलफैक्टरी। ऑलफैक्टरी में ये सब आ गया और ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक बीकर लिया, 2 लाइनें बन रही, और इसमें मैंने मिथाइल ऑरेंज फिल किया था। अब मैंने इसमें कोई एसिड डाला, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, कलर चेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। एसिड डालेंगे, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कलर याद ही रख लो दिमाग में। लिटमस क्या करता है, तो लिटमस एसिड पर अगर जाएगा तो रेड कलर का हो जाता है, तो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है रेड, और मिथाइल ऑरेंज में होता है पिंकिश रेड। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा पिंकिश रेड, पिंकिश रेड। ठीक है, ये हो गया अपन का ये। अब यही एग्जांपल है, मान लेते हैं थोड़ा रिवर्स में जाते हैं कि एसिड की जगह मैंने डाला था बेस, तो क्या होता, तो बेस डालते तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता, तो हो जाता था येलो येलो डर्टी फेलो, येलो। ठीक है, अब तारे जुड़ा देता है, बेस आएगा तो येलो, एसिड आएगा तो पिंकिश रेड। दिख रहा है ये क्लियरली, तो ये ऐसे। तो ये अपन के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स तो क्या थे, ये क्वेश्चन थे, मतलब अपन को थोड़ा याद रहे कि क्या ऑब्जर्वेशन में चेंज होता है। और ये अपन आते हैं, ये तो अपन ने देख लिया कि एसिड और बेस को फाइंड करने का केमिकल तरीका क्या होगा, इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं। अब बुक में तो ऐसे नहीं देंगे कि आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको ऐसे बीच में लाके दे रहे हैं एसिड और बेस की, अब लिखो ऐसे एक्सपेरिमेंट। तो अपन को केमिकल देखते ही पहचानना है कि एसिड है कि बेस है। तो वो देखते हैं कि केमिकल देखते ही कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड एसिड है कि बेस है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एसिड से। ठीक है, तो अपन एसिड देखते कैसे पहचान लेंगे कि एसिड है, केमिकल्स का नाम जो होगा वो एक एसिड ही होगा। तो एसिड भी दो कैटेगरी में है, एक तो नेचुरल ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक बोल देते हैं, और सेकंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, नेचुरल मतलब जो नेचुरली अकर कर रहे हैं। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कि अपन घर में बहुत ज्यादा विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर में एक एसिड होता है, एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, वो नेचुरल है। एक अपन को भी कीड़ी वीड़ी काटती है, चींटी वीटी काटती है ना, उसके बाइट में एक एसिड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेचुरल है। हनी भी बाइट करती है, जो भी करती है, उन सब में एक एसिड होता है, तो वो हो गए नेचुरल वाले। और एक होते हैं आर्टिफिशियल, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो कहीं ना कहीं लैब में या फिर कोई ना कोई प्रोसेस से बने हैं। जैसे एसिड रेन है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, केमिकल्स ऊपर जा रहे हैं। ये सब जो एसिड्स आ रहे हैं वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। उनके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक होता है आर्टिफिशियल जो केमिकल है, इनऑर्गेनिक है, और एक होता है ऑर्गेनिक जो ये एग्जाम्पल्स थे। अब इनके केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। केमिकल फॉर्मूला में क्या मतलब क्या सिमिलैरिटी है कि देखते ही पहचान लेंगे कि ये एसिड है ऐसे करके। ठीक है, तो अब इनके केमिकल फॉर्मूला देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला में क्या सिमिलैरिटीज है इन सब के। तो सारे एसिड्स एक बार लिख देते हैं। कौन कौन से एसिड देखे थे, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है ये HCOOH। फिर देखा था विनेगर वाला CH3COOH। थर्ड देखा था HCl। फोर्थ देखा था H2SO4। ठीक है, अब केमिकल कंपाउंड बने हैं तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से बने होंगे। जैसे अपन पुराने चैप्टर में देख चुके हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे MgO है, तो ये कैसे बनता था, ये आयन से बनता है। आयंस कैसे होते थे, Mg2+ होता था और O2- होता था। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, और कंपाउंड बनता था MgO। वैलेंसी 2:2 के हिसाब से जानी चाहिए थी, पर क्या हो रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो में जाती है, तो उसकी वजह से सिंपलेस्ट रेशियो 2:2 का 1:1, और उसकी वजह से कंपाउंड बनता था MgO। तो ये अपन देख चुके हैं कि केमिकल कंपाउंड जो भी होते हैं वो मेनली आयंस की वजह से बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इन सब का होता था। तो अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं आयंस की वजह से ही बने होंगे। तो इनकी आयंस देखते हैं कि आयंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये हटा देते हैं एक बार, और अपन आते हैं आयंस की तरफ। सबसे पहले ये वाले HCOH वाला, तो इसके आयन ये हैं,
H प्लस COOH माइनस, ठीक है। 1 1 की है, इसकी वैलेंस इसके नीचे जाएगी, इसकी वैलेंस इसके नीचे, कंपाउंड बनेगा HCOOH। यहाँ पे आता है, इसके आयंस देखते हैं, इसके आयंस है ये CH3COO माइनस और H प्लस। ये जो आयन है पूरा, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, तो उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये कैसा आया है, ये सिर्फ अपन देख रहे हैं कि डिस्कशन कैसा हो रहा है। H2SO4 में क्या हो रहा है, H प्लस है और सल्फेट का SO4 2 माइनस, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी, तो 2 इसके नीचे, H के नीचे आया, 1 इसके उधर गया, तो ये बन गया H2SO4। फिर आते हैं HCl पे, ये वैलेंसीज इंटरचेंज होती है, तो ये होता है Cl1 माइनस, ठीक है। वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो ये। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या इन सब में, तो एक सिमिलैरिटी दिख रही है क्या, कि सब में H प्लस आयन है, H प्लस आयन, इसमें भी H प्लस आयन, इसमें भी और इसमें भी। और कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, जैसे क्लोरीन माइनस इसमें तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जैसे इसमें COOH माइनस है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, किसी में भी नहीं है। पर H प्लस जो था वो सब में है, तो H प्लस एक सिमिलर है इन सब में, तो ये हम लोगों को सिमिलैरिटी मिली। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो एसिड्स होते होंगे उनके केमिकल फॉर्मूला में जब उसको आयोनाइज करेंगे तो H प्लस जरूर मिलेगा। तो ये था मेन। अपन को जैसे ही पहचानना है तो अपन उसको क्या करेंगे, अपन उसको आयोनाइज करवा के देखेंगे कि आयंस के अंदर कहीं ना कहीं H प्लस आ रहा है क्या, उसको अपन फाइंड कर लेंगे कि वो H प्लस आयन आ रहा है, उसकी वजह से वो एसिड है। तो आप जो भी एसिड देखोगे अपन की क्लास में उसके अंदर H प्लस आयन जरूर होगा। H2SO4 हो गया, एक और होता है जो मैंने डिस्कस नहीं करा, HNO3, तो ये होता है H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है, इसमें भी H प्लस आयन। तो आप कभी भी एसिड को आयोनाइज करवाओगे तो आपको मिलेगा कि उसमें H प्लस आयन जरूर है। सबके अंदर देख लिया कि ये होता है। तो एसिड जो एसिड है वो है ही क्यों, क्योंकि वो उसमें H प्लस आयन है। तो H प्लस आयन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो एसिड का बिहेवियर किसकी वजह से होता है, तो आयंस की वजह से होता है। अब इस पूरे डिस्कशन में हमको दो चीजें पता चली कि एसिड जो होता है, एसिड हेडिंग लिख देते हैं एक बार, हेडिंग ही नहीं और टॉपिक चल रहा है। तो एसिड के अंदर उसका आयनाइज करवाएंगे तो अपन को H प्लस आयन जरूर मिलेगा। और हर एसिड के अंदर आयंस होते हैं, दो आयंस होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव वाला होता है उसको बोलते हैं एनायन, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है। तो उसमें दो आयंस होते हैं, कैटायन एक एनायन, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज, ये सब अपन को पता चला। तो दो चीजें पता चली, फर्स्ट क्या कि हर एसिड में H प्लस आयन होता है, सेकंड क्या पता चला कि हर एसिड आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मतलब उसमें कोई ना कोई चार्ज आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये दो चीजें पता चली। और जो भी लिक्विड्स आयोनाइज हो जाते हैं वो कंडक्टिव होते हैं। कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये एक और पता चला कि एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो आयोनाइज अगर हो गए हैं तो वो कंडक्ट जरूर करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर है कि नहीं है, तो ये लिक्विड तो है पर ये कंडक्टिव होंगे। तो एसिड जो होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एसिड जो होता है वो आयोनाइज होने के बाद में H प्लस के आयन देते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये अपन को पता चला कि एसिड के अंदर H प्लस आयन होते हैं। अपन आते हैं बेस के ऊपर कि बेस के अंदर कौन से आयन होते हैं और आयोनाइज कैसे करवाएंगे। अपन को पता चल जाएगा आगे चैप्टर में कि आयोनाइज कैसे करवाते हैं। और ये वैसे अपन को ये तो पता ही है कि सल्फेट आयन क्या कैसे बना होगा ये, और HCl का भी पता ही है। ये थोड़ा नया आया, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो पॉलीएटॉमिक आयन आपको थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, ऐसे अमोनियम, और ये एक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एसीटेट वाला। तो एसीटेट का थोड़ा पढ़ के रखना, CH3COO माइनस होता है, इसकी वैलेंसी 1 माइनस है। केमिकल कंपाउंड में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, C भी है, H भी है, O भी है। अब आते हैं बेस पे। अब जैसे बेस है तो बेस में केमिकल क्या क्या होगा, और ये तो अपन कोई भी नॉर्मल बेस लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। तो अपन कोई कंपाउंड ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक एग्जांपल है, ये एक बेस का एग्जांपल है। बेस कैसे होता है, अपन कभी भी हाथ में लेंगे ना बेस को, थोड़े स्लिपरी होते हैं, जैसे ऑयल होता है, सोप सॉल्यूशन होते हैं, ये सब। तो NaOH थोड़ा बेस है, इसको अगर आप हाथ में लोगे तो थोड़ा स्लिपरी होगा। सेकंड लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। थर्ड लेते हैं अपन का स्लेक्ड लाइम, जो पहले भी पढ़ चुके हैं।
3 ही लेते हैं, 3 में अपन देखते हैं क्या क्या होता है। अब इनको आयोनाइज करवाते हैं। हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है, तो जब अपन NaOH को करवाएंगे आयोनाइज तो Na प्लस आएगा और OH का माइनस आएगा। प्लस अच्छा नहीं लग रहा है, ये लो, ठीक है। MgOH2 पे आता है, Mg2 प्लस आएगा, OH 1 माइनस, ये अपन को पता ही है पॉलीएटॉमिक आयन होता है। और इस पे आता है Ca2 प्लस और OH 1 माइनस। सबकी वैलेंसी इंटरचेंज करोगे यही कंपाउंड बन रहे हैं ऊपर वाले, तो ये होता है बेस। अब बेस पे आपको पता चल गया कि कोई सिमिलैरिटी तो आपको दिखी गई होगी। इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? तो हाँ जरूर दिख रही है। सब में ए आ रहा है, इधर ए आ रहा है, इधर ए आ रहा है, पर इधर नहीं आ रहा, पर ये सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी ये है कि सब में OH माइनस आ रहा है, इसमें भी OH माइनस और इसमें भी OH माइनस, तो सब में OH माइनस आ रहा है। तो बेस के अंदर कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जरूर होगा, OH माइनस वाला, तो अपन को ये याद रखना है। तो एसिड क्या होता था जिसमें H प्लस आयन होता था, और बेस क्या होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस वाला। तो ये पूरा हो गया बेस का। अब जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड के आयन होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वो स्ट्रॉन्गनेस निकालने के लिए एक अलग इंडिकेटर होता है, उसको पीएच बोलते हैं। पर अभी अपन को ये पढ़ना है कि बेस को देखते कैसे पहचानेंगे। तो जहां पे भी आपको OH दिख रहा हो साथ में समझ आना कि उसमें बेस है, ये भी बेस है। ये अपन सिर्फ जनरल देख रहे हैं कि जनरली ये होता होगा, ऐसा नहीं कि हर बार ही ऐसा है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन वाली है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा, पर अपन जनरल देख रहे हैं कि जनरली यही होता है। तो इसमें OH माइनस होता है, ये भी OH माइनस हो गया, ये सब पूरा इसमें ये। इसमें से अपन को दो प्रॉपर्टीज वापस पता चल रही है। फर्स्ट कि बेस जो भी होगा वो आयोनाइज होने के बाद में OH माइनस आयन लिबरेट करता है। सेकेंड कि वो आयोनाइज होता है, मतलब उसमें आयंस बनेंगे, कैटायन एनायन बनेंगे, और अगर आयंस बन रहे हैं तो वो कंडक्टिव भी होगा। तो बेस जो होता है वो भी कंडक्टिव होता है। तो एसिड भी कंडक्टिव था, बेस भी कंडक्टिव है, दोनों में ये सिमिलैरिटी है, दोनों कंडक्टिव इन नेचर है। अब अपन को मेन पता चल गया है कि एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है, बेस के अंदर कौन सा आयन होता है, नेम क्या क्या होता है, और ये अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो मेनली अपन ने अब देख लिया है कि एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है, बेस के अंदर कौन सा आयन होता है। अब अपन को केमिकली इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। तो अपन अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, कि केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं किस पर्टिकुलर कोई कंपाउंड दे देंगे उसके साथ में ऐसे। तो अपन हेडिंग लिख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज राइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है, तो अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते थे वैसे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये हो गया पूरा। तो अपन अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड और बेस की। तो अपन फर्स्ट कर रहे हैं कि एसिड और बेस कोई भी मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बाद में देखेंगे कि बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, मैंने ले लिया कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को मैंने रिएक्ट करवाया, कोई भी एसिड पे ले लो, तो एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। कैसे रिएक्ट करेगा, तो अपन को रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए इसके लिए सबसे पहले। तो कैल्शियम और हाइड्रोजन में से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रहेगा क्लोरीन के साथ में, मतलब एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसको हटा देगा, और अगर हाइड्रोजन से कम है तो इसको नहीं हटा पाएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी याद रखना। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। सबसे हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन एक्सेप्शन, कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, और फिर गोल्ड। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे हाईली रिएक्टिव, और धीरे धीरे जाते जाओगे नीचे तो कम होता जाएगा। तो अपन को यहाँ से पता चल रहा है कि रिएक्टिविटी कैल्शियम की हाइड्रोजन से तो बहुत ही ज्यादा है, तो इसको आराम से डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्ट करेगा इससे और इसको डिस्प्लेस कर देगा, कंपाउंड हो जाएगा CaCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ इसमें। तो कभी भी ये तो अपन ने जनरल लिया था, तो इसको अपन बेस फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर अपन मेटल को
एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्म हुआ, ये सॉल्ट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो कभी आपसे ऐसे पूछेंगे कि मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो उसका एग्जांपल होगा, उसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है, कैसे चेक करोगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। क्या रिएक्शन होता है? वो रिएक्शन होता है ये, जैसे मैंने बोला कि ये टेस्ट ट्यूब थी और ये इसमें एसिड फिल हुआ हुआ था, ठीक है, अपन इसमें डाले कैल्शियम के टुकड़े, जैसे डालेंगे तो क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई इसलिए इसको अपन ने ऐसा कर दिया कि यहाँ से वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैच स्टिक लाई, जली हुई मैच स्टिक, लग रही है मैच स्टिक, जैसी हाइड्रोजन गैस उस जली हुई मैच स्टिक के फ्लेम से टकराएगी ना, ये बना दिया फ्लेम, ये फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम मान के चलो, भावनाओं को समझो। हाइड्रोजन गैस पे जाएगी और क्या होगा, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी ऐसे करके, तो ये आया पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड आई है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस ने पॉप साउंड प्रोड्यूस करी है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो बर्निंग फ्लेम से टकराएगी तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये अपन को ये आया। अब इस रिएक्शन पे वापस आता है, इस रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखता है और उस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको अपन इस साइन से डिनोट कर सकते हैं, एरो जो है वो अपवर्ड्स मार्क कर रहा है, और कभी कभार प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा तो उसमें अपन डाउनवर्ड्स मार्क करते हुए बना सकते हैं। तो अगर गैस को शो करना है तो अपन एक एरो बना सकते हैं जो अपवर्ड्स हो कि गैस इवॉल्व हुई है, और ये पूरा ऐसा होता है। तो कभी भी एसिड अगर मतलब मेटल से रिएक्ट करेगा तो एसिड का जो H प्लस का आयन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है उस मेटल से, और उसकी वजह से क्या होता है, वो H प्लस अपना आयन बनाते हुए स्टेबल भी तो होगा, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है। तो ये पूरा होता है एसिड का और मेटल का रिएक्शन, उसमें क्या होगा और उसमें कैसे रिएक्शन होगा। तो ये सब होता था, आयन्स इंटरचेंज होंगे। और ये अब अपन कोई एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम एक मेटल है, इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड से ही, एसिड है HCl, ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करेंगे अपन वापस रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन और प्लस हो गए, पीछे जाना था भाई, सोडियम और हाइड्रोजन में कौन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ये पड़ा और सोडियम ये पड़ा, बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब हाईली रिएक्टिव है, इससे तो बहुत ही ज्यादा। तो ये क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा NaCl, और फिर से हाइड्रोजन गैस, गैस निकल रही है तो ऐसे एरो ऊपर कर देंगे। अब ये पूरा रिएक्शन होगा तो ये हर बार ही होगा, तो कभी भी मेटल एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही होगी, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगे, पर अपन ये मान के चल रहे हैं कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। सोडियम एक मेटल है, फिजिकल स्टेट सॉलिड ही होगी। HCl एक एसिड है, तो एसिड की फिजिकल स्टेट अपन मान के चलते हैं कि लिक्विड है, पर अपन देखेंगे कि उसकी एसिडिक स्टेट लिखी हुई है एक्वस, ठीक है। तो कोई भी एसिड होता है ना, उसकी स्टेट क्या होगी, तो उसकी स्टेट एक्वस ही होगी। एक्वस का मतलब क्या है कि कोई भी एसिड जो होता है वो वाटर के अंदर ही बिहेव करेगा एसिड की तरह। तो HCl जो होगा वो मतलब HCl जो है एक एसिड है, और एसिड कब बिहेव करेगा एसिड की तरह, एक वाटर के अंदर ही करेगा। ये आगे एक पूरा टॉपिक है, पर आप कभी भी एसिड और बेस लिखोगे तो ये याद रखना कि उसकी स्टेट एक्वस लिखनी है। एक्वस मतलब ये होता है कि वाटर की जरूरत होती है इनको अपने आयंस बनाने के लिए, तो आयंस बनाएंगे तभी तो वो बिहेव करेंगे उसकी तरह, तो एक्वस होना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है NaCl। NaCl अब ये एक्वस है तो सब पानी के अंदर ही सब कुछ बन रहा है, तो NaCl जो बनेगा सॉल्ट है, तो उसकी स्टेट एक्वस में होगी, और हाइड्रोजन तो गैस है। तो ये पूरा ऐसे होता है। तो कभी भी Na और HCl रिएक्ट करेंगे तो स्टेट्स वाइज ये सब होगा, रिएक्शन क्या होगा तो ये होगा। तो एसिड प्लस मेटल होगा तो रिएक्शन में अपन को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए मिलेगी। हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन तो कुछ नहीं है, उसका एक ये होता है कि अपन मैच स्टिक को लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये पूरा था ये। अपन कल के वीडियो में देखेंगे कि अगर अपन मेटल को बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो अपन ने अभी देख लिया है फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेटल बेस से कैसे रिएक्ट करता है। और चैप्टर मेटल वाला नहीं है, एसिड बेस का है।
ठीक है, थैंक यू।